Hi everyone. In this video we are going to continue with the topic of Plato. Last class में हमने Socrates कवर किया, हमने प्लेटो का बैकग्राउंड भी समझा. अब आज के सेशन में हम फर्दर डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर अ वीक आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर. सो जैसे जैसे अब टाइम आपका बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स भी मैं ज़्यादा डालती रहूँगी. प्लान यही है कि प्रीलिम से पहले कोर्स को फिनिश किया जाए. सो डोंट वरी अबाउट इट, विल बी एबल टू फिनिश मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट बिफोर प्रीलिम्स. कोशिश यही रहेगी कि उससे पहले जो है आपके टेस्ट सीरीज़ और सम क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रीवियस ईयर के वो भी डिस्कस किए जाए यहाँ पर. तो स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट क्लास में सोक्रेटिस समझा था और साथ ही साथ हमने समझा था कि सोक्रेटिस ने थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी, एट द सेम टाइम बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी थी जिसमें अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग हमने डिटेल में पढ़ा था. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस की थी इसके अलावा वो थी नॉलेज इज़ वर्च्यू. अब नॉलेज इज़ वर्च्यू का क्या मतलब है? देखिए, वर्च्यू का मतलब होता है एक्सीलेंस. ठीक है, यानी कि ऐसी नॉलेज आपको होनी चाहिए जिससे आप एक एक्सीलेंट लाइफ जी सके, एक अच्छी लाइफ जी सके. तो नॉलेज इज़ वर्च्यू और वर्च्यू इज़ नॉलेज, दोनों ही सेंस में आपको ये पूछा जा सकता है. आपको ऐसे बोलना है कि ये जो स्टेटमेंट है सोक्रेटिस ने दी थी, और ये स्टेटमेंट देने का इनका रीज़न ये था. देखिए, सोक्रेटिस जो है वो मोरालिटी में मानते थे, सही गलत में मानते थे. सोक्रेटिस जो है रिलीजन में मानते थे. इसके अलावा जो है सोक्रेटिस डेमोक्रेसी में भी बिलीव करते थे, सोक्रेटिस एथिक्स में भी बिलीव करते थे. तो इन सभी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सोक्रेटिस के लिए ये सारी जो टर्म्स हैं, चाहे मोरालिटी हो, रिलीजन हो, डेमोक्रेसी हो या एथिक्स हो, ये इनके लिए सेम ही रहेंगी, यानी कि आइडेंटिकल रहेंगी. इनके लिए इनका कोई अलग अलग मतलब नहीं है, सबका मतलब सेम ही है. और इसीलिए इनका मानना था कि अगर कोई इंसान एथिकल है, यानी कि कोई इंसान सही काम कर रहा है, एथिक्स फॉलो कर रहा है, तो एथिक्स फॉलो करने से उसको हैप्पीनेस मिल सकती है. याद कीजिए, लास्ट क्लास में हमने थ्योरी ऑफ नॉलेज में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जीना जो है वो हमारा मेन पर्पस है. और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी जाती है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए सोक्रेटिस ने कहा था कि अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे कि पावर या पैसा, ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनके पीछे अगर आप भागते हो तो अच्छी ज़िंदगी आप नहीं जी पाओगे. राइट? क्योंकि जो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ये अननेसेसरी होती हैं. आपको ऐसा लगेगा कि इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, बट इवेंचुअली आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, उससे हैप्पीनेस नहीं आती है. अल्टीमेट गोल जो है आपका, आपको पता होना चाहिए. सो वर्च्यू जो है वो वेल्थ से नहीं मिलेगी आपको. हैप्पीनेस जो है, एक्सीलेंस जो है, वो आपको पैसे से नहीं मिलती है. इनफैक्ट ये कहते हैं कि लेकिन अगर आपके पास में वर्च्यू है तो आप वेल्थ पा सकते हो. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नॉलेज है, नॉलेज से आप वेल्थ बना सकते हो, लेकिन आपके पास अगर वेल्थ है तो उससे नॉलेज नहीं आ सकती एक तरीके से. और इसीलिए ये कहते हैं कि चाहे एक इंडिविजुअल हो या फिर चाहे एक स्टेट हो, दोनों के लिए ही इनको क्या टारगेट करना चाहिए? वेल्थ कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए. तो ये कहते हैं कि वर्च्यू को टारगेट करना चाहिए. वर्च्यू इज मोर इम्पॉर्टेंट. ट्राई टू बी एन एक्सेलेंट पर्सन और ट्राई टू बी एन एक्सेलेंट स्टेट. और इसीलिए वर्च्यू को ये कहते थे कि ये सिखाया जा सकता है, इट इज़ टीचेबल. और इसीलिए कहते थे कि जो इंसान गलत काम करता है, उनके पास में नॉलेज नहीं होती है, वो इंसान जो है वो इग्नोरेंट होता है. और इसीलिए सोक्रेटिस ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई भी गलत काम अगर करता है तो वो जानते हुए नहीं करता, नोइंगली नहीं करता है. राइट? तो इसीलिए जो है, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सही नॉलेज नहीं है, आपको सही चीज़ पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में वेल्थ आ जाएगी उससे तो आप खुश हो जाओगे, जबकि ऐसा नहीं है. वेल्थ
आने से जो है आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। और इसीलिए ये कहते हैं कि ओपन माइंडेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये रखते हैं। और कहते हैं कि जिस सोसाइटी में देखिए ये रहते थे उस सोसाइटी में इनको फॉल्सली एक्यूज़ भी किया गया था, इनको पनिशमेंट भी दी गई थी। देखिए इनकी जो डॉक्ट्राइन है, इनका जो ये फिलॉसफी है नॉलेज इज़ वर्च्यू, ये अप्लाई करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। असल ज़िंदगी में अगर कोई इंसान इसको अप्लाई करने जाएगा तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड विद इट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लोग गलत काम करते हैं और जानबूझ करके ऐसा करते हैं। तो सोक्रेटिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बोलते हैं कि हर चीज़ के पीछे का रीज़न आप देखें, ठीक है। तो ये रीज़न पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस डाल रही हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि मैन जो है वो हर चीज़ में रैशनल नहीं होता है। समटाइम्स मैन जब डिसीजन लेता है तो वो इर्रैशनल डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे लेता है। तो आपको ये एस्पेक्ट भी यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का हमने डिस्कस किया था बैकग्राउंड कि प्लेटो की लाइफ में क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी और पेलोपोनेशियन वॉर के बाद जो है ये जानना चाहते थे कि क्यों जो है एथेंस हारा। और इनको पता चला कि एथेंस हारा बिकॉज एथेंस में करप्शन थी। और करप्शन का रूट कॉज क्या था? अकॉर्डिंग टू प्लेटो करप्शन का रूट कॉज था इग्नोरेंस। और इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई इग्नोरेंट आदमी अगर सपोज कीजिए कि पॉलिटिशियन बनता है तो फिर वो तो करप्शन करेगा ही, क्योंकि उसको लगेगा कि वेल्थ से ही सब कुछ अचीव किया जा सकता है। अगर वेल्थ होगी तो सब कुछ होगा। जबकि कोई नॉलेजेबल इंसान होगा, यानी कि फिलोसोफर जैसा कोई आदमी होगा जिसको बहुत नॉलेज है कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरी है, तो ऐसे इंसान को राजा बनाना चाहिए। और यही प्लेटो का प्रपोजल भी था। तो अभी आने वाले हम क्लासेस में जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो है बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारी सबसे पहली थ्योरी से, थ्योरी ऑफ सोल। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। देन वी विल अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये सारी हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़नी है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग मतलब दार्शनिक राजा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको पता होना चाहिए इस बारे में। देन अनदर थ्योरी इज थ्योरी ऑफ कॉमनिज्म। तो हमारे सिलेबस में ये सभी थ्योरीज हैं एंड ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बाकी सब चीज़ें भी थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लेटो जो है वो बेसिकली स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के। तो जब सोक्रेटिस को 399 BCE में एग्जीक्यूट किया गया तो अपनी जान बचाने के लिए प्लेटो एथेंस भाग गए बेसिकली। तो ये इटली चले गए, सिसिली रहे कुछ साल ये इजिप्ट रहे। लेकिन 11 साल के बाद ये लौट के आते हैं। 11 साल के बाद ये 388 BCE में लौट के आते हैं और यहाँ पर अपनी पहली यूनिवर्सिटी एकेडमी जो है वो ओपन करते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। अब प्लेटो का मेन मकसद यही था, क्योंकि इनका जो रीजनिंग थी डायलेक्टिक्स कर करके प्लेटो को यही लगा कि करप्शन को हम तभी दूर कर सकते हैं अगर कोई नॉलेजेबल आदमी को हम पावर में लेके आते हैं। तो इसीलिए इन्होंने फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रपोज किया। अब देखिए किंग बनने के लिए आपको पॉलिटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्लेटो पॉलिटिक्स के साथ साथ आपको फिलॉसफी की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अपनी इस एकेडमी में प्लेटो ने फिलॉसफी और पॉलिटिक्स को मर्ज करके पढ़ाने की कोशिश की, ताकि वो चाहते थे कि ऐसा कोई इंसान सामने आए जो है नॉलेजेबल हो, जो पावर में हो, और पावर में होने के बाद वो इस तरीके के डिसीजंस लेगा जो कि सभी जनता के लिए, स्टेट के लिए जो है इनफैक्ट अच्छे होंगे, जो जिसकी वजह से स्टेट जो है वो वापस से पीक पे आ जाएगा। यानी कि स्टेट की जो ग्लोरी है वो वापस आ जाएगी। अब ग्लोरी की बात यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि
पेलोपोनेशियन वॉर के चलते, जो कि स्टार्ट हुई थी 431 BCE में, ये वॉर ख़त्म हुई 27 साल बाद 404 BCE में। तो इसके चलते एथेंस जो है हार गया था। एथेंस की बहुत बदनामी हुई थी, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो। तो इसीलिए जब हम प्लेटो को समझते हैं तो हमें दो बातें समझ में आती हैं। प्लेटो के बेसिकली दो एम थे, या हम कह सकते हैं दो पर्पस थे इन सारी थ्योरीज को प्रपोज करने के। पहला कि प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे जिसको कोई भी हरा ना सके, जहाँ के सभी लोग खुश रहें, जो समाज ऐसा हो जहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, करप्शन ना हो, ईविल ना हो, बेसिकली अ परफेक्ट सोसाइटी, अ परफेक्ट स्टेट। और दूसरा एम इनका था टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि पेलोपोनेशियन वॉर के बाद जो है एथेंस हार गया था, तो जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी इनका जो कल्चर था उस पे एक तरीके से जो है वो कम हो गया था उसका इन्फ्लुएंस। तो ये उस ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आज का एग्जाम्पल मैं अगर आपके साथ में बताऊं तो वी हैव प्रेसिडेंट पुतिन। सो व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। अब आपको पता है कि कोल्ड वॉर के समय पे, यानी कि 1945 से लेकर के अगर हम 1989 तक का टाइमलाइन देखें तो रशिया जो है एक सुपर पावर था। उस समय पे बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, यानी कि दो पावर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रही थी। एक यूएसए था और दूसरा यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर को आगे 1989 तक आते आते डिसइंटीग्रेट हो गया। अब डिसइंटीग्रेट हुआ यानी कि टूट गया, तो इसकी जो पावर थी वो भी एक तरीके से फ्रैगमेंट हो जाएगी या कम हो जाएगी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो रशिया जो है जब से पुतिन प्रेसिडेंट बने हैं वापस से रशिया को उसी ग्लोरी उसकी वापस लाना चाह रहे हैं। वो अपने देश को फिर से वो महान देश, वो सुपर पावर जो है बनाना चाहते हैं। इसीलिए रशिया के आजकल आपको जो एक्शंस दिखेंगे, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, ठीक है, या बाकी सभी जो भी एक्शंस आपको दिखेंगे, दैट इज बेसिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस गोल ओनली, कि किसी तरीके से वापस से रशिया को सुपर पावर बनाया जाए। तो ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा कि प्लेटो भी चाहते थे। ठीक है, हालांकि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है और जिस तरीके का स्टेट रशिया में है इस समय पे, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, सोसाइटी है, वो बहुत ही अलग है। कहने का मतलब ये है क्योंकि आप देखोगे कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट हैं, तो इनका जो आइडिया है इतना परफेक्ट है कि आप उसको रियल वर्ल्ड में ना इम्प्लीमेंट करते हुए दिखेगा ही नहीं आपको। यानी कि मैं आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता सकती हूँ कि ये स्टेट एक आइडियल स्टेट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। उसका कारण ये है कि प्लेटो की जो बातें थी वो सभी थ्योरीज में ही रह गई। ऐसा स्टेट कभी भी रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आई होप यू रिमेंबर दिस। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, किसी थिंकर को स्टार्ट करते हैं, तो उस थिंकर की मेजर चीज़ें आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हाईलाइट कर दें। तो जैसे कि प्लेटो के केस में आप कह सकते हैं कि प्लेटो की पहले टाइम एंड स्पेस आपको पता होना चाहिए। टाइम एंड स्पेस में क्या है, प्लेटो का जन्म कब हुआ, ठीक है, तो वी नो 427 BCE टू 347 BCE इनकी डेथ हुई। उसके बाद कहाँ पे थे, एथेंस ग्रीस में इनका जन्म हुआ। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस किया है प्लेटो का, वो इवेंट है पेलोपोनेशियन वॉर। उसका मैंने आपको इनफैक्ट बैकग्राउंड भी बता दिया है कि पेलोपोनेशियन वॉर जो है एथेंस और स्पार्टस के बीच में थी, ठीक है, जिसमें एथेंस हार गया था। इसके अलावा प्लेटो को क्या कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल
फिलॉसफी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब वैसे ही जैसे मैंने अभी थ्योरीज लिस्ट की थी सारी प्लेटो की, वो सारी थ्योरीज आप एक जगह पर लिख सकते हैं, ताकि शुरुआत में, क्योंकि देखिए आप जब टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं तब आपको पता नहीं होता कि इस टॉपिक के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो वो आपको ना शुरुआत के जो 4-5 रिविजन्स होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। फिर इसके अलावा आप नोट डाउन कर सकते हैं प्लेटो की इम्पॉर्टेंट बुक्स जो इन्होंने लिखी थी। अब मैंने आपको बताया है कि सोक्रेटिस का कोई डॉक्यूमेंटेड हमें नहीं मिला है, लेकिन प्लेटो का डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलता है। काफ़ी सारी ऐसी किताबें हैं जो प्लेटो ने लिखी हैं। हमारे लिए सिर्फ 2 ही किताबें इम्पॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर जो थ्योरीज हम स्टडी करते हैं ना, वो यही एक इम्पॉर्टेंट किताब है, द रिपब्लिक, इसी से स्टडी करते हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि प्लेटो के ज़्यादातर जो थ्योरीज और आइडियाज़ हैं जो हम स्टडी करते हैं, वो जो प्लेटो यंग थे उनको स्टडी करते हैं। क्योंकि देखिए जब आप यंग होते हो ना, तो आपकी मेंटालिटी थोड़ी सी आइडियलिस्ट जैसी होती है, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। आपको स्टेट में प्रॉब्लम भी दिखेगी, आपको पता चलेगा कि अच्छा हमारा स्टेट परफेक्ट क्यों नहीं है, इंडिया मिलिट्रली या फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं आ सकता है इकोनॉमिक वाइज, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन जैसे जैसे आप मच्योर होते चले जाते हो तो आपको ना इस दुनिया की रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी समझ में आने लग जाती है। और इसीलिए जब प्लेटो जो है मच्योर हुए तो उनको समझ में आया कि जो मैंने यंग जब मैं था और वो आइडियाज़ मैंने जब दिए थे, तो वो आइडियाज़ जो हैं अचीव करना, उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आगे जाकर के प्लेटो ने और भी किताबें लिखी, जिसमें से उनकी अगली किताब आती है द लॉज। और इस किताब में प्लेटो कहते हैं कि नहीं, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ से आया है, आपको मैंने बताया था ना कि शुरुआत में जो प्लेटो आइडियलिस्टिक हैं, तो प्लेटो उस समय पे कहते हैं कि रूल ऑफ फिलोसोफर होना चाहिए, यानी एक ऐसा राजा होना चाहिए जिसको बड़ी नॉलेज हो। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा राजा ढूंढना मुश्किल है, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मेक श्योर करना कि वो आगे जा कर के करप्ट ना हो जाए, वो सारे नुआंसेस हैं, इसमें बहुत सारा डेप्थ है जो हम थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि शुरुआत में प्लेटो रूल ऑफ फिलोसोफर्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब वो मच्योर हुए तो फाइनली उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। और आप देखेंगे कि आज के समय पे 21st सेंचुरी में, चाहे इंडिया हो चाहे यूके हो, हर जगह रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे स्टडी करते हैं। तो प्लेटो में जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसमें आप द रिपब्लिक किताब का नाम लिखेंगे, और इस किताब का सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस, ये सब टाइटल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी किताब के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी, कि ये बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस किताब में ही वो अपना आइडियल स्टेट का बेसिकली फॉर्मूला देते हैं कि एक परफेक्ट स्टेट कैसे बनाया जा सकता है, एक आइडियल स्टेट हम कैसे बना सकते हैं। समझ में आया आपको? तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एंशियंट ग्रीस से शुरुआत होती है, और उसमें सबसे पहले हमारे जो डॉक्यूमेंटेड थिंकर हैं वो आते हैं प्लेटो, ठीक है। और प्लेटो जो है उनकी किताबें मैंने आपको समझा दी हैं, प्रोमिनेंट वर्क्स, यही याद रखने हैं। इसके अलावा और भी किताबें हैं, नो नीड ऑफ दैट। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो प्लेटो पे किस किस का इन्फ्लुएंस पड़ा, देखिए जैसे आप अपनी लाइफ में बड़े होते हो, शुरुआत में हो सकता है कि आप जब स्कूल जा रहे हो तो आपके जो स्कूल टीचर्स हैं, या आपके फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपका कोई बड़ा सिबलिंग हो सकता है जिनका असर आप पे पड़ता है, जिनका इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है। कोई कज़न भी हो सकता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हो, उनको देख करके आपको इन्फ्लुएंस होता होगा कि मुझे भी लाइफ ऐसे ही जीनी है, या उनके आइडियाज़ से आप बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। तो ऐसा ही हर किसी इंसान के साथ होता है, तो थिंकर्स के साथ भी ऐसा ही होता था, तो प्लेटो के साथ में भी ऐसा ही हुआ। प्लेटो पे भी बहुत लोगों का असर पड़ा था, और उन सभी से प्लेटो ने बहुत कुछ सीखा, और वहीं से सीख करके प्लेटो ने अपनी वेरियस थ्योरीज दी हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं,
ठीक है। तो प्लेटो का जब हम इन्फ्लुएंस देखते हैं तो सबसे पहले तो इन्हीं के जो मेंटर हैं, इन्हीं के जो गुरु हैं, जिनका नाम है सोक्रेटिस, सुकरात, ये आते हैं। और आपको पता है सोक्रेटिस से इनका इन्फ्लुएंस बहुत हैवी इन्फ्लुएंस पड़ा है। जैसे सोक्रेटिस जो है वो डायलेक्टिक्स में विश्वास करते थे कि लॉजिकल आर्गुमेंटेशन होना चाहिए, हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है, रीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब प्लेटो अपनी फिलोसोफर किंग की थ्योरी देंगे ना, तो ये कहेंगे कि फिलोसोफर किंग, ये जो दार्शनिक राजा है, ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसके पास रीज़न है, ये समझदार है, ये हर चीज़ का जो भी एक्शन लिया जाता है उसके पीछे का लॉजिक देखता है और उसी के बाद कोई आइडिया को प्रपोज करता है, किसी रूल को बनाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही सोक्रेटिस के जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है उससे ये बड़ा इन्फ्लुएंस थे। तो सोक्रेटिस से तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। इसके अलावा ये पाइथागोरस से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। यस, ये पाइथागोरस वही हैं जो ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, ये वहीं से आती है। तो बेसिकली पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात की है, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जहाँ से इन्फ्लुएंस ले करके ही प्लेटो ने अपनी पहली थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ सोल। तो बेसिकली पाइथागोरस कहते हैं, पाइथागोरस की जो थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। और इस थ्योरी ऑफ यूनिवर्स में पाइथागोरस कहते हैं कि इस यूनिवर्स के दो एस्पेक्ट हैं, यानी इस यूनिवर्स का एक तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ठीक है, जैसे हमारी जो बॉडी होती है, एक तो हमारी आत्मा है और दूसरा हमारी बॉडी है, यानी कि मैटीरियल एस्पेक्ट है, मैटर है, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे ही थ्योरी ऑफ सोल में प्लेटो ने कहा है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसका एक स्पिरिट भी है और उसकी एक बेसिकली फिजिकल वो भी है, मतलब बॉडी एस्पेक्ट भी है। तो एक स्पिरिट होती है, एक बॉडी होती है बेसिकली। और उसके बेसिस पे ये कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ सोल में कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है ये परमानेंट होता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। और जो बॉडी एस्पेक्ट होता है, आप देखिए जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी बॉडी जो है वो सड़ने लग जाती है और फिर उसको या तो दफनाना पड़ता है या जलाना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, बट अल्टीमेटली जो है वो डिटोरिएट हो जाती है। तो इसीलिए इसमें ये चीज़ कही गई कि बॉडी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। और क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो नष्ट हो जाती है, तो उसी के बेसिस पे ये कहते हैं इस पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेम्परेरी है। जैसे पैसा भी अगर आप देखोगे ना, मनी, मनी इज़ टेम्परेरी, आज है कल नहीं है, ठीक है, खर्च हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऐसे बिलियनियर्स हैं, करोड़पति लोग थे जिनके पास खूब पैसा था, लेकिन आगे जा कर के सारा पैसा लुट गया, ठीक है। तो मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि टेम्परेरी होती है, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, जो परमानेंट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नॉलेज, नॉलेज इज़ परमानेंट। अगर आपको नॉलेज है किसी चीज़ की तो वो परमानेंट रहेगा, आपको कोई छीन नहीं सकता है। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा और लर्न करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपको और होती चली जाएगी, राइट। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सोल को, बट पाइथागोरस से ही ये इन्फ्लुएंस्ड है। ऐसे ही जब मैंने आपको ये परमानेंट और टेम्परेरी का कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये बेसिकली पाइथागोरस से भी है। और साथ ही साथ जो हर्सेलाइटस हैं, उस समय के ना कुछ ऐसे लोग भी थे जो एथेंस की सोसाइटी में थे, जो नॉलेजेबल थे और वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स दिया करते थे। तो उसमें एक आते हैं हर्सेलाइटस। हर्सेलाइटस कहते हैं, ये देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। ये कहते हैं कि दुनिया में ना हर चीज़ बदलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे सीज़न आप देखिए, बदलते रहते हैं, परमानेंट तो रहता नहीं है। कभी स्प्रिंग आई है, फिर समर्स आ जाती हैं, फिर आपका फॉल आ जाती है, विंटर्स आ जाती हैं, रेनी सीजन आ जाता है, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे कि डे परमानेंट नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है, तो रात हो जाती है, राइट। तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई नई चीज़ खरीदी है, ठीक है, तो वो चीज़ नई नहीं रहेगी, कुछ टाइम के बाद वो पुरानी होने लगेगी, वियर एंड टियर ऑफ होने लगेगा, है ना। जैसे आपने एक टेबल ली तो 10 साल के बाद हो सकता है उसके कहीं कहीं स्क्रैच हो, कहीं कुछ गड़बड़ हो, तो आपको नई लेनी पड़ेगी। तो
ये कहते हैं इसी के बेसिस पे कि चेंज होती रहती है, परमानेंट कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पर हमारे पास आते हैं परमानेंटस, जो कहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट देते हैं परमानेंस का, और ये कहते हैं कि नहीं, इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जो परमानेंट रहती हैं, यानी कि जिनको हट मिटाया नहीं जा सकता, दैट बिकम्स अ परमानेंट थिंग बेसिकली। तो इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के ही थ्योरी ऑफ सोल में आपको दिखेगा कि ये डिटेल में अपना इसको प्रपोज करेंगे, और बाकी सभी थ्योरीज में भी आपको इन सभी थिंकर्स के इन्फ्लुएंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। हमें ये कॉन्सेप्ट, इनकी थ्योरीज डिटेल में नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेटो की थ्योरी डिटेल में पढ़नी है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जब मेन आइडियाज प्लेटो के पढ़ते हैं तो हमारी शुरुआत ही कहाँ से होती है? हम सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ सोल को, यहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे थ्योरी ऑफ आइडिया को, और फिर हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पे आएंगे, एजुकेशन पढ़ेंगे, कॉमनिज्म, फिलोसोफर किंग, और आप देखेंगे कि ये सारी कनेक्टेड हैं बेसिकली थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट से। अब हमें पता है कि प्लेटो का मेन एम क्या था कि एक परफेक्ट स्टेट बनाना है, एक आइडियल स्टेट बनाना है। तो एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं सभी चीज़ों की जिनकी ज़रूरत होगी उनको फर्दर जस्टिफाई करने के लिए ही ये सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी थ्योरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आपको एक थ्योरी समझ में आएगी तो उसका कनेक्शन आपको दूसरे थ्योरी में मिलेगा, और ऐसे ही करके आपको फिर फाइनली जो प्लेटो का आइडियल स्टेट था कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको जो है डिटेल में याद रहेगी। इसके अलावा जहाँ पे भी आप अपने नोट्स अपडेट कर रहे हैं, मेक श्योर नेक्स्ट चीज़ जो आप अपडेट करें वो है प्लेटो की मेथडोलॉजीज। मेथडोलॉजी, देखिए कौन कौन से मेथड्स एक थिंकर फॉलो करता है अपने आइडियाज़, अपनी थ्योरीज को जस्टिफाई करने के लिए। तो पहला जो मेथड है जो हम ऑलरेडी समझते हैं वो है डिडक्टिव मेथड। इसके अलावा एक मेथड होता है डायलेक्टिकल, जो प्लेटो ने फॉलो किया। डायलेक्टिकल तो आपको ऑलरेडी पता है, डायलेक्टिकल का मतलब होता है जब आप लॉजिक के बेसिस पे आर्ग्यू करते हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो और उन आर्ग्यूमेंट्स का कोई तोड़ नहीं निकलता है बेसिकली, तो उसको डायलेक्टिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, डायलेक्टिक्स में होता क्या है। डायलेक्टिक्स में एक होता है थीसिस और दूसरा होता है एंटीथीसिस। अब आप बोलोगे कि ये थीसिस क्या है, एंटीथीसिस क्या है। देखिए, थीसिस मान लीजिए एक आइडिया है, आइडिया नंबर 1, और एंटीथीसिस को बोल लेते हैं ये इसका उल्टा आइडिया है, आइडिया नंबर 2, जो कि उल्टा हो सकता है या इससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कांग्रेस जो है उसके सपोर्टर्स हैं, तो आप कांग्रेस के सपोर्टर हो फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया एक आइडिया कि कांग्रेस बेस्ट है, कांग्रेस को ही रूल में आना चाहिए। ठीक है, फिर इसका ऑपोजिट आइडिया आता है, फॉर एग्जांपल बीजेपी वाले आते हैं, या आप किसी और भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जो है कहते हो कि नहीं बीजेपी बेटर है। ठीक है, अब एक बंदा कांग्रेस का सपोर्टर है, वो कांग्रेस को ही सबसे अच्छा मान रहा है, और दूसरी जगह बीजेपी का सपोर्टर है जो कह रहा है नहीं कांग्रेस बेकार है और बीजेपी ज़्यादा बेहतर है। तो ये आइडियाज़ के बीच में होता है टकराव। ठीक है, यानी कि इनके बीच में होता है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स मतलब आर्ग्यूमेंटेशन, डिबेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कांग्रेस का आदमी है और एक बीजेपी का है, ये आपस में डिबेट कर रहे हैं कि हम अच्छे। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ रीज़न को फॉलो करें, लॉजिक से अगर आप आर्ग्यूमेंट करें, लॉजिक से अगर आप डिबेट करें, तो आपको पता चलेगा कि जो ये आइडिया है कांग्रेस, इसमें कुछ कमी है। राइट, यहाँ पर हो सकता है कुछ बातों में कांग्रेस अच्छी हो, लेकिन कुछ बातों में कांग्रेस जो है वो गलत हो। ऐसे ही बीजेपी वाले पर्सन को भी रियलाइज होगा कि कुछ बातों में बीजेपी अच्छी है और कुछ बातों में बीजेपी गलत भी हो सकती है। तो जब यहाँ पर
टकराव हुआ, जब यहाँ पर डिबेट हुआ, डायलेक्टिक्स हुआ, तो क्या निकल के आता है? तो यहाँ से निकल के आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस निकल के आता है। तो थीसिस एंटीथीसिस के साथ में टकराया, एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ में टकराया, और उससे पता चला कि इसमें भी कमी थी, उसमें भी कमी थी, और फाइनली दोनों को समझ में आया, और जो नया आइडिया एमर्ज होके आया उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। मान लीजिए इसको बोलते हैं आइडिया 3, और ये आइडिया कहता है कि भाई कांग्रेस में भी कमी है, बीजेपी में भी कमी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल सोच लेते हैं हम कि सपोज कीजिए एक और आइडिया आता है, आइडिया नंबर 4। अब आइडिया नंबर 4 मान लीजिए आता है कि आम आदमी पार्टी जो है ये सबसे अच्छी है, कांग्रेस बीजेपी का ठीक है कमियां होंगी, हम में कोई कमियां नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये जो सिंथेसिस बना है ना आइडिया नंबर 3 का, अब ये बन जाएगा नया थीसिस, और आम आदमी पार्टी का कोई भी सपोर्टर है तो ये बन जाएगा एंटी थीसिस। अब फिर से थीसिस और एंटी थीसिस का टकराव होगा, और यहां से क्या निकल के आएगा? सिंथेसिस निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि फिर इनको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी भी कुछ गलत काम कर रही है, या वहां पर भी कुछ पॉजिटिव चीजें तो हैं लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, और फिर पता चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी भी उतनी गलत नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स में तो उन्होंने भी अच्छा काम किया होगा। तो अब जो नया सिंथेसिस आया ये बन गया आइडिया नंबर 5, और ये ऐसे एंडलेस चलता रहेगा। नया आइडिया आता है, पुराने आइडिया से टकराता है, डिबेट होती है, सिंथेसिस बन के आता है। तो बेसिकली इससे हो क्या रहा है, आप जितना ज़्यादा डिबेट करते हैं, आप जितना ज़्यादा लॉजिक रैशनैलिटी के साथ में, रीज़न के साथ में, लॉजिक के साथ में डिबेट करते हैं, उतना ज़्यादा ऐसा ये मानते हैं कि आप सच्चाई के क्लोज पहुंचते चले जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जब हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे ना प्लेटो की, तो आप देखेंगे कि प्लेटो ने बहुत सारे लोगों के साथ में डिबेट की, और इस डिबेट के बाद फाइनली उन्होंने बताया कि जस्टिस हम कैसे ला सकते हैं सोसाइटी में, एक सोसाइटी को परफेक्ट सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डायलेक्टिकल मेथड इन्होंने फॉलो किया अपने आइडियाज़ को जस्टिफाई करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, डायलेक्टिक्स तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब ये डिडक्टिव क्या बला है, इसका क्या मतलब है? देखिए, डिडक्टिव समझने के लिए आपको समझना होगा इंडक्टिव को, जो कि डिडक्टिव का ऑपोजिट कहलाता है, इंडक्टिव। अब इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव को मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो इंडक्टिव कहते हैं हम एक ऐसी अप्रोच को जैसे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक चीज़ को, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट आपने किया, और उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद आपने अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व के बेसिस पे ही, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही आपने बोला कि अच्छा ये चीज़ सच है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 कलर्स को मिक्स करते हैं, लेट्स से हम रेड एंड वाइट को मिक्स करते हैं, और हम कह देते हैं कि इससे जो है पिंक बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए, तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। समझ में आया आपको? और वहीं अगर डिडक्टिव की हम बात करें, तो डिडक्टिव का मतलब होता है जब आप प्री कंसीव्ड कंक्लूजन दें। प्री कंसीव्ड कंक्लूजन मतलब आप क्या कह रहे हैं, आपने अपने दिमाग में एक चीज़ सोच ली है कि यही चीज़ जो है सही है, और क्योंकि वही चीज़ सही है तो आप हमेशा ऐसा ही आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करोगे जो आपकी बात को ऊपर रखेगा। तो आपने पहले से ही कंक्लूड कर दिया है। प्री कंसीव्ड का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है पहले से ही। ठीक है, पहले से ही। तो पहले से ही जब आप कंक्लूड कर दो कि यही चीज़ सही है, यही परफेक्ट फॉर्मूला है हर चीज़ का, तो उसको डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे तो देखिए, टाइम पे ना प्लेटो क्योंकि एक आइडियलिस्ट है, लेकिन अपनी बात को अपने हिसाब से जस्टिफाई करने के लिए प्लेटो डिडक्टिव अप्रोच भी फॉलो करते हैं, और कुछ कुछ जगहों पे इंडक्टिव अप्रोच भी फॉलो कर लेते हैं। कहीं कहीं वो डायलेक्टिक्स में चले जाते हैं। ठीक है, और एनालाइज भी कर लेते हैं, एक तरीके से एनालिटिकल भी बोल देते हैं कि प्लेटो तो एनालिटिकल भी हैं। बट मेनली अगर देखा जाए तो प्लेटो की जो मेथडोलॉजी है वो डिडक्टिव है और डायलेक्टिकल है, स्पेशली जो यंग प्लेटो हैं। क्योंकि जब हम यंग होते हैं ना, हम दूसरे के आर्गुमेंट ज़्यादा नहीं सुनते हैं,
आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आप बात बोल रहे हैं वही सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपको उतनी ही नॉलेज है, आपको उसके बाहर का हो सकता है आपने एक्सपीरियंस ना किया हो, आपको पता ना हो। तो देर आर पीपल जो इंडक्टिव होते हैं, देर आर पीपल जो डिडक्टिव होते हैं। डिडक्टिव ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिमाग में पहले से ही बना लेते हैं कि हाँ यही यही परफेक्ट चीज़ है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। ठीक है, तो प्लेटो की ये मेथडोलॉजीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे ना प्लेटो की, तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। अब ऐसे ही प्लेटो के क्रिटिक्स का नेक्स्ट आप अपना अपडेट कर सकते हैं फ्लो चार्ट कि प्लेटो को किस किसने क्रिटिसाइज किया। तो प्लेटो के जो सबसे बड़े क्रिटिक थे वो इन्हीं के स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल, और साथ ही साथ एक है कार्ल पॉपर। वैसे तो और भी लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट भी किया है प्लेटो को, क्रिटिसाइज भी किया है, बट हमारे लिए ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम और भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके तो आपको पता चलेगा कि कार्ल पॉपर पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही एरिस्टोटल का जो क्रिटिसिज्म है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये अपडेट आप कर लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं प्लेटो को जो है कौन से सर्कमस्टांसेस में लिखा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर थी, क्या सब हुआ, मेथडोलॉजी मैंने आपको बता दी है, डिडक्टिव एंड डायलेक्टिकल। तो डिडक्टिव याद रखिएगा, प्री कंसीव्ड कंक्लूजन, पहले से ही जब आप सोच लेते हो यही सही है, और डायलेक्टिकल मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन, और इसके बेसिस पे आप ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दोगे जो आपके फेवर में ही काम करेंगे। अभी देखेंगे जब थ्योरी ऑफ जस्टिस आएगी ना, तो आपको डिडक्टिव और डायलेक्टिकल दोनों इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, खैर, और ये भी मैंने आपको बता दिया है सोक्रेटिस का जो प्रोसेस था डायलेक्टिक्स का, कि थीसिस होगा, एक एंटी थीसिस होगा, दूसरा आइडिया होगा, और आपस में टकराव होगा और वो बन जाएगा नया सिंथेसिस। तो सपोज कीजिए आइडिया 1 है थीसिस, आइडिया 2 है एंटी थीसिस, दोनों के बीच में टकराव हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुई, इंट्रोस्पेक्टिंग हुई, और आप अपनी सोल से क्वेश्चन पूछ करके कि क्या सही है क्या गलत है, फाइनली जो है सिंथेसिस पे आ जाते हो। यही सिंथेसिस नया आइडिया बन जाता है, और अब एक और अगर आइडिया आ जा रहा है, थीसिस एंटी थीसिस आ जाता है, तो इनके बीच में फिर से टकराव होगा और फिर से एक नया सिंथेसिस बन जाएगा। ऐसे ही जो है हिस्ट्री बनती रहती है। अब इसका जो मेथड आपने यहाँ पर देखा है, ये जो थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स आपने यहाँ पर देखी है ना, ये हम डिटेल में आगे जा कर के इसको एक मॉडिफाई किया थोड़ा सा, और प्रपोज किया है हेगल ने। अब ये हेगल कौन है, इनको हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के टॉपिक में, क्योंकि जो हेगल है ना ये भी आइडियलिस्ट हैं। अब मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि आइडियलिस्ट कौन होते हैं, इंडिविजुअलिस्ट कौन होते हैं, रियलिस्ट कौन होते हैं। आई एम श्योर आपको आइडियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, या आइडियलिज्म, कलेक्टिविज्म और लिबरलिज्म के बीच का डिफरेंस अब पता होगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। बाकी ये भी हमने पढ़ ही लिया है, सोक्रेटिस की थ्योरी। सोक्रेटिस जो हैं बेसिकली उनसे पहले जो थिंकर्स थे वो फिजिसिस्ट थे, वो फोकस करते थे कि इस यूनिवर्स की प्रॉपर्टी क्या है। वो ज़्यादातर स्कॉलर्स ऐसे थे फिजिसिस्ट जो फायर, वाटर, एयर को फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स मानते थे। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा कि भाई ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ रादर देन द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। और इसीलिए इनका ये मानना था, आइडियलिस्ट थे तो ये कहते थे कि हमें कैसा जीना चाहिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, और इसीलिए इनको फादर ऑफ एथिक्स भी कहा जाता है। और इसीलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर शिफ्ट देखा जाता है। पहले जो फिजिसिस्ट थे ना, ये व्हाट इज़ पे फोकस करते थे कि क्या हो रहा है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन सोक्रेटिस कहते हैं कि नहीं, व्हाट ought to be या what should be पे फोकस होना चाहिए हमारा। और इसीलिए जो आइडियलिस्ट होते हैं वो इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो बाकी 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, रिलीजन है, फिलॉसफी है, साइंस है, ये हम समझेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा
यहाँ पर जो है मेनली हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, थ्योरी ऑफ सोल पे, क्योंकि सोल की ही ये जो थ्योरी है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आपको जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो समझ में आएगा, फिर यहीं से आइडिया समझ में आएगा तो आपको जस्टिस समझ में आएगा। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी ऐसे स्टोरी फॉर्मेट में, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट मैं करती रहूँगी, जो कि जब आप नोट्स में जाके पढ़ेंगे या बुक्स में जाके पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से सब डिटेल में दिख जाएगा इजीली, आप उसको हाईलाइट कर पाएंगे और बाकी सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से आप प्रोसेस कर पाएंगे। तो मेक श्योर पहला आपका जो टारगेट हो वो है कि आपको अच्छे से लेसन पढ़ना है अपना, उसी के बेसिस पे आपको अपने थोड़े शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेने हैं। उसके बाद आपको जो मैंने बुक बताई है जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है मेरी, वो पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद आपके जो नोट्स बनाए हुए हैं उसको थोड़ा बहुत और अपडेट कर लेना है, यानी कि कोई एग्जाम्पल अगर मैंने बुक में ज़्यादा दिया है या एक दो चीज़ें मैंने हो सकता है ज़्यादा बता दी हूँ, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, बट अल्टीमेटली जो है नोट्स अपडेट करना शॉर्ट फॉर्म में आपका काम है। हैंड रिटन नोट्स होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो। खैर, तो नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ प्लेटोज थ्योरी ऑफ सोल. This is it for this session. Thank you very much.